नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में और आपके साथ मैं हूं सूरज सनवाल। नोटबंदी को 23 दिन बीत चुके हैं। नोटबंदी के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बदला, क्योंकि अब भी 2000 के नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। अब भी 2000 के नए नोटों में रिश्वत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों के पास 2000 के लाखों के नोट जब्त किए जा रहे हैं जो कि नकली हैं। लोगों ने इतनी मुश्किल झेल कर भी सरकार का समर्थन किया कि काला धन चलो किसी बहाने इस बहाने बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्लैक मनी को जिस तरह से सफ़ेद किया जा रहा है उस पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि आखिर जो इतनी बड़ी योजना लाई गई नोटबंदी की, इसका क्या फ़ायदा हुआ। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एसपी नेता कीर्तिनिधि पांडे, अर्थशास्त्री एपी तिवारी, फोन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर चंद्रमोहन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं गाजीपुर से, जहां एक मिठाई की दुकान वाले के जनधन खाते में 27 लाख रुपए आ गए। जनधन खाते में 27 लाख रुपए कैसे आए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अब भी नकली नोट बाजार में आ रहे हैं, अब भी काले धन को सफेद बनाया जा रहा है। तो फिर इतने बड़ी योजना नोटबंदी को लाने का फायदा क्या हुआ, और आखिर जो जनता को तकलीफ हुई है उसका क्या। लोगों को उम्मीद थी कि चलिए इस बहाने देश का काला धन, विदेशों से काला धन लाने की बात कही गई थी, लेकिन देश का जो काला धन है चलो वो ही बाहर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब भी रिश्वत का खेल खेला जा रहा है, इसके अलावा अब भी नकली नोट बाजार में पहुंच रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर फिर इस योजना का क्या फायदा हुआ। अब जरा देखिए गाजीपुर से, जहां जनधन खातों में अचानक से बड़ी मात्रा में पैसा आ गया। ये पैसा कैसे आया? हालांकि सरकार अब भी ये कह रही है कि किसी भी ब्लैक मनी वाले को बख्शा नहीं जाएगा और इन सब खातों की जांच कराई जाएगी। एक रिपोर्ट आपको आगरा से दिखाते हैं, जहां एक बिस्किट की फैक्ट्री में मामूली नौकरी करने वाले के खाते में 99 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आ गई। क्या है ये सनसनीखेज मामला, आपको दिखाते हैं। 99 करोड़ रुपए अगर अचानक किसी के खाते में 99 करोड़ रुपए आ जाएं तो फिर क्या होगा? ये कोई आगरा के संदीप तिवारी से पूछे। मामला आगरा के एतमाउद्दौला थाने का है, जहां संदीप तिवारी जरूरत पड़ने पर SBI के ATM से पैसे निकालने गए। लेकिन जब उन्होंने मिनी स्टेटमेंट देखा तो उनके होश उड़ गए। खाते में एक दो नहीं, 99 करोड़ रुपए जमा थे। कल शाम को अपना अकाउंट में बैलेंस चेक करने आए थे हम लोग किसी काम से आए थे, फोटो वोटो निकलवाने थे। तो मेरा दोस्त ये अब मेरे साथ आया था, तो हमने सोचा लाओ अकाउंट में बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने पहले ये चेक कर रहे थे, तो इनकी जगह पे मैंने अपना कार्ड लगा दिया। तो कार्ड लगाया तो मैंने देखा मेरे बैलेंस इतना दिखा रहा था। मैंने सोचा ये बैंक की कोई मिस्टेक है। फिर मेरे दोस्त ने अपना बैलेंस चेक किया, इन्होंने देखा तो इनका बैलेंस सेम सही दिखा रहा था। फिर मैंने दोबारा दूसरी वाली ATM मशीन से चेक किया, उसमें स्लिप भी निकली थी, तो सेम अमाउंट दिखा रहा था। वो 99 करोड़ 99 लाख 91 हजार। संदीप तिवारी एक बिस्किट कंपनी में मामूली नौकरी करते हैं। अपने अकाउंट में इतना पैसा देखकर वो बुरी तरह घबरा गए। उनके लिए समझना मुश्किल था कि आखिर इतना पैसा उनके अकाउंट में आया कैसे। जब उन्होंने ये बात अपनी माँ से कही तो माँ की भी तबीयत खराब हो गई। भैया मेरे को तो एकदम सुनते ही अटैक सा पड़ने लगा, बेचैनी होने लगी, और मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को किसी ने फंसा दिया है। और मेरे को तो अभी भी मेरे को परेशानी है, अभी भी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्यों? मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। कभी मैंने बाप जन्म इतना पैसा नहीं देखा, और आज मैं उस पैसे को देख सुनते ही पता नहीं क्या लगा कि क्या होगा, कैसे कोई बच्चे को कुछ बात न हो जाए। संदीप तिवारी ने हैरान परेशान होकर पुलिस और बैंक के चक्कर लगाए। मामले की जांच चल रही है, लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि क्या गरीबों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद किया जा रहा है। आगरा से अजेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर का एक मामला दिखाते हैं, जहां पर अकाउंट में एक बड़ी राशि आ गई। क्या हुआ वहां पर, ये देखिए। तो कहते थे 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में नोटबंदी का ऐलान किया, तब मुश्किलें झेलकर भी लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। फैसले को समर्थन इसलिए मिला क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इससे करप्शन पर ब्रेक लगेगा और काला धन वालों पर गाज गिरेगी। लेकिन नोटबंदी के बाद भी काला धन वालों ने अपनी काली कमाई सफेद करने की
कई तरकीबें ढूंढ निकाली। ब्लैक एंड व्हाइट के खेल में गरीबों के जनधन खातों को भी नहीं बख्शा गया। गाजीपुर, जनधन खाते में जमा हुए 27 लाख। ऐसा ही ताजा मामला गाजीपुर से सामने आया, जहां मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले राधेश्याम गुप्ता के जनधन खाते में 27 लाख रुपए जमा हो गए। मॉनिटरिंग कर रही आयकर विभाग की टीम ने इस दुकानदार से पूछताछ शुरू कर दी है। जनधन अकाउंट के अंदर, जो कि बड़ा अचंभित करने वाला है, और उसी बात की यहाँ पे तहकीकात करने हम लोग आए। प्रथम दृष्टि क्या सारी दृष्टि से पता लग रहा है कि ये पैसा इनका स्वयं का नहीं था, किसी और का व्यक्ति का पैसा है। पूछताछ में राधेश्याम ने बताया कि 27 लाख की रकम मां ने दी है, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने उसकी मां भी कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाई। पैसा दिया आपके? हाँ या ना बोलिए। ना। अरे ना है तो ठीक है। पुत्र आपका कह रहा है कि आपने उसको पैसा दिया। हाँ। कितना पैसा दिया उसको? इतना जनती बचावा तब का बुरा हम ना चाहती, बस सवाल के जवाब दा कि कितना पैसा दिला, इतना दिला बेटवा, कितना दिला। आयकर विभाग को शक है कि मिलीभगत से काले धन में कुछ % के लालच में 27 लाख की रकम जमा करवाई गई है। उन्होंने जमा किया है, कुछ लोग उसमें हेल्प किए हैं इन लोगों को अकाउंट में जमा करने के लिए। लाइन लंबी लगी रहती है, किसी और व्यक्ति का भी उन्होंने हेल्प लिया है, वो हमने पूरा रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट। छानबीन आगे चलेगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा। नोटबंदी के बाद केवल 14 दिन में ही जनधन खातों में 27,200 करोड़ रुपए की जमा पूंजी आई थी। जब सरकार को लगा कि कई लोग जनधन खातों में भी ब्लैक मनी जमा करवा रहे हैं, तो सरकार ने भी जनधन अकाउंट होल्डर पर 1 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए ही निकालने की बंदिश लगा दी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया कि काले धन वाले लोग गरीबों को मुश्किलों में फंसा रहे हैं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जनधन अकाउंट के जरिए ब्लैक और व्हाइट करने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जिन जनधन खातों को गरीबों के लिए खोला गया था, वहां पर आज बड़ी मात्रा में रकम पहुंच गई है। सवाल ये उठ रहा है कि फिर क्या ये इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लैक को व्हाइट करने के लिए? न्यूज स्टेट के सवाल है, नोटबंदी के बाद भी काले धन का कारोबार क्यों नहीं रुक रहा है? आयकर विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अब ऐसे में कैसे कार्रवाई होगी? 18,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। जनधन का गलत इस्तेमाल कैसे रोकेगी सरकार? ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार? सवाल ये भी है, क्या सरकार से एक कदम आगे चल रहे हैं काला धन रखने वाले? 2000 के नकली नोट बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि नकली नोट भी बरामद हो रहे हैं 2000 के, जिन्हें जो अभी नई करेंसी सामने आई। नोटबंदी के बाद भी काले धन का कारोबार कैसे फल फूल रहा है? सवाल ये हैं न्यूज स्टेट के, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसपी नेता कीर्तिनिधि पांडे जी जुड़ चुके हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, ऐसा लग रहा है कि सरकार से कहीं ज्यादा तेज हैं और उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं काला धन रखने वाले। सरकार एक योजना लेकर आई, लेकिन उससे बचने के लिए भी 10 तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं इस पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन तरीकों का मैं टेलीविजन पर अगर जिक्र करूं तो कुछ ऐसे लोग जो कि काला धन रखते हैं वो इसको सीख कर ऐसा ही कुछ करने लग जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस योजना का वाकई में फायदा हुआ? देखिए, देश के अंदर नोटबंदी का जब फैसला हुआ तो एक बार देश की जनता ने बड़ा भरोसा किया देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, और देश की 94% जनता जो ईमानदार जनता है, 6% लोगों के पास ही केवल काला धन, और 6% काले लोग धन रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए, काला धन सरकार के पास आ जाए। इसलिए 94% जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब देश के प्रधानमंत्री के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि किसान की बुआई नहीं हो पाई, जिनके घर शादियां थी उनके घर शादियां नहीं हो पाई ठीक से, जिनके घर मौतें हो गई वो अपने माता की, पिता की, या जिसकी मौत हुई उसकी अंत्येष्टि ठीक से नहीं कर पाए। ये देश तमाम परेशानियों से गुजर रहा। आलू रखने वाला, आलू पैदा करने वाला किसान आलू कौड़ियों के भाव बेच रहा है, सब्जी पैदा करने वाला किसान सब्जी कौड़ियों के भाव बेच रहा है। उसको अपने लागत जो लगा है खेती में, परिश्रम छोड़िए, लागत भी उसको मिलने वाली स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री
8 तारीख को नोटबंदी का फैसला लेने के बाद लगातार हर 2 दिन पर एक नया नियम, हर 2 दिन के बाद एक नया नियम, और वह नियम बैंकों तक पहुंच न पाए तब तक अगले 2 दिन बाद एक नया नियम। और अब तो देश के प्रधानमंत्री ने काला धन रखने वालों को ऑफर दे दिया कि साहब आइए 50-50 करिए हमारे साथ, जितना काला धन हो आज से नहीं पूछा जाएगा, काला धन हमारे पास जमा करिए, 25% आपको मैं तत्काल दूंगा, 25% 4 साल बाद दूंगा। इस तरीके का स्कीम देकर के 94% ईमानदार जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया। क्या ये लगता है आपको कि कुछ एस्टिमेट, कुछ कैलकुलेशन बिगड़ गया, गणित बिगड़ गया बीजेपी सरकार का? जो योजना आप लेकर आए, क्या आपको ये लग रहा है कि इससे आज आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि जितना काला धन आना चाहिए था वो दिखता नहीं है और परेशानी ज्यादा हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है देश में? नहीं, अफरा तफरी कहाँ है? अफरा तफरी उनके लिए जरूर है जो जिनका खुद का पैसा डूब रहा है, जो काले पैसे पर बैठे हुए लोग हैं, वो अफरा तफरी के शिकार हैं, और कोई नहीं अफरा तफरी का शिकार। जो इस प्रदेश में लूटबंदी नहीं कर पाए, इसका मतलब आप बैंक की लाइनों में नहीं लगे, आपने लगता है माहौल नहीं देखा, या फिर आप देखकर भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अफरा तफरी नहीं है? और सवाल तो ये भी है क्योंकि आप आज भी काले धन को सफेद करने के 10 तरीके लोगों ने, सूरज जी, देश के तमाम चैनलों ने दिखाया जिसके घर मौतें हो गई उनके अंत्येष्टि नहीं हो रही। या तो आप बोल दीजिए, 2 दिन लोगों ने इंतजार किया। सच बोलिए, बात चंद्रमोहन जी भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई सच बोलने का कौन और बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती। आप सुने, आप चुप करिए। और आपका जो काम आपके पास है वो पांडे जी, चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए, चंद्रमोहन जी को ईमानदारी से बोलने दीजिए, ईमानदारी से बोलने दीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, ईमानदारी और बेईमानी क्या होती है? बेईमानों से क्या बोला जाए? नहीं, कीर्तिनिधि पांडे जी शांत रहिए, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं। ठीक है, चंद्रमोहन जी बोलिए। चुप करिए आप पहले। कीर्तिनिधि पांडे जी आपको बोलने का समय दिया था, एक बार सुन लीजिए उनकी बात भी। चंद्रमोहन जी बोलिए। बेईमानी तो आप किए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पांडे जी, आप जनता के साथ धोखा करने, अरे बोलने तो दीजिए। फिर बेईमानों चुप हो जाओ, आप धोखा करने वाले अनुयायियों चुप हो जाओ, और जनता आपको सबक सिखाएगी। अरे आजम के अनुयायियों चुप हो जाओ, क्यों बोले जा रहे हो? कुछ सुनना सीखो आप, जनता दौड़ा रही है आपको। कीर्तिनिधि पांडे जी, हम बात करेंगे, एक बार बोलने दीजिए, उनको भी तो बोलने दीजिए। जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, आजम के अनुयायियों आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे संबल में 7,000 जनधन खाते ब्लॉक करने पड़े हैं। ठीक है, संबल वही है जहाँ सपा के मंत्री रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है, उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। कोई महिला मेरठ संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पांडे जी जरा बात तो निकल लीजिए अंदर की। बंगाल के अंदर जमा हुआ, कर्नाटक के अंदर जमा हुआ, आपको जानकारी नहीं। पांडे जी, आप डिस्कशन को आप देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता डिस्कशन करने का कि आप एक दूसरे की बातें काटें, दोनों को बोलने दीजिए। जी चंद्रमोहन जी बोलिए। बोलते रहेंगे लगातार। जी चंद्रमोहन जी, आजम के अनुयायी है। आप मुद्दे पर आइए, आप जो बता रहे थे। जी मैं बता रहा हूँ ना, आज कल संबल में आप पता कर लीजिए, 7,000 जनधन खाते ब्लॉक करने पड़े। 7,000 जनधन खाते ब्लॉक करने पड़े। क्यों ब्लॉक करने पड़े? आप बताओ क्या होगा? बेंगलोर का सबने देखा, ये बेंगलोर में आज इस देश में जाली करेंसी, काला कारोबार कितना बड़ा जाली करेंसी का काम है, कौन उसका शिकार हो रहा है? अब उस पर अगर कोई पहल की है, आप देखो, देश में एक पहल शुरू हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक देश ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, लेकिन उसके बाद में भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हो पाई। आज पहली सरकार है मोदी जी की जिसने भ्रष्टाचार पर कड़ाई से काम किया है, कार्रवाई की है। और जो कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी और केंद्र सरकार वो एकदम स्वागत, एकदम देश के लिए काम करने वाली सरकार है। जब देखते हैं कि कहीं पर भी छेद हो रहा है, उस छेद को तुरंत बंद करते हैं। पेट्रोल पंप की बात आई कि पेट्रोल पंप पर का दुरुपयोग हो रहा है, तुरंत वहां पर रोक लगाई गई। तो कहीं पर भी कोई बात आती है, वहां रोक लगाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन वो लोग जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो लोग नोटबंदी तो हो रही है देश में, लेकिन इस प्रदेश आपने कहा कि आपकी सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी काला धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात भी सुन लीजिए। हम पूरी तरह से उनकी बात से भी सहमत नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही, हम उसको समझ रहे हैं और हम आपकी बात को भी जनता के बीच रख रहे हैं कि ठीक है, कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन क्या पूरी तरह से जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो हो रही है? काला धन को अब भी सफेद किया जा रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देश के कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं जिसमें 2000 के नकली नोट बरामद किए गए या फिर 2000 के नए नोटों की लाखों की खेप पकड़ी गई। जरा इन मामलों पर भी नजर डालिए।
नोटबंदी के बाद सरकार 2000 रुपए का नया नोट लेकर आई। 1000 के बदले क्या 2000 के नोट से करप्शन नहीं बढ़ेगा? इस सवाल पर सरकार का जवाब था कि कम वक्त में इतनी बड़ी इकोनॉमी में कैश को सर्कुलेट करने में 2000 के नोट से मदद मिलेगी। लेकिन नोटबंदी के एक हफ्ते बाद से ही 2000 के नए नोट से भी करप्शन के मामले सामने आने लगे। मोहाली 2000 की करेंसी में 42 लाख के नकली नोट। पंजाब की मोहाली पुलिस ने दावा किया कि बीटेक के एक स्टूडेंट ने 2000 के नोट को स्कैन कर करोड़ों की कीमत के नकली नोट बनाए। अहमदाबाद 10 लाख के नए नोट बरामद। अहमदाबाद में भी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक स्कूटी से नए नोट में 10 लाख रुपए जब्त कर लिए। आरोप है कि नोटबंदी के बाद इतने रुपए किसी के पास एक साथ कैसे आ गए। हमारा आदमी पेट्रोलिंग में थी, इस दौरान एक एक्टिवा मिली थी। उस एक्टिवा में से 2000 की 363 और 500 की और 100 सब मिला के 10,70,900 रुपया की कुल कैश मिली थी। उस एक्टिवा सब हम जांच के लिए जमा किया है और उसके लिए उसकी आगे कार्यवाही हम शुरू की है। हैदराबाद 95 लाख रुपए बरामद। अब जरा देखिए 2000 के नए नोट की गुलाबी गड्डियां। हैदराबाद की पुलिस ने 95 लाख रुपए की रकम बरामद की है, जिसमें ज्यादातर 2000 के नए नोट हैं। इतनी रकम एक साथ मिलने का मतलब कहीं न कहीं नोटबंदी के बाद भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो सरकार के दावे को कमजोर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अर्थशास्त्री एपी तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा में। एपी तिवारी जी, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई होगी, या इसके अलावा आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि करप्शन करने वाले अब भी नहीं रुक रहे हैं, नकली करेंसी भी सामने आ रही है और ब्लैक को व्हाइट करने का खेल भी जारी है? सूरज जी, अभी तो केवल ये एक शुरुआत है। सरकार को खास तौर पे एक सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा और बड़े पैमाने पर जहां कहीं काला धन छुपा हुआ है उसे उजागर करना होगा, उसको कर की गिरफ्त में लाना होगा। इससे सरकार का कर राजस्व बढ़ेगा। और दूसरी ओर अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं में जिन कार्यक्रमों को लागू करते हैं उनका 100% लाभ उन तक रिस पाए, जिनके लिए कार्यक्रम चलते हैं, तो सरकार के खर्च में भी कमी आएगी, मितव्ययिता होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक ऐसी अर्थव्यवस्था उभरेगी जिसमें मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था के मध्य जो संबंध हैं वो अधिक प्रगाढ़ होंगे और सरकार की कठोर नीति और उसको लागू करने की उसकी संकल्पना के आधार पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है कि नोटबंदी तो केवल एक पहलू है, काले धन का करेंसी के रूप में होना केवल एक पक्ष है। कई अन्य मामले होते हैं जिनमें काला धन कमाया जाता है, लगाया जाता है, लेन देन होती है काले धन की। उस पर सरकार को एक बृहद तौर पर समष्टि भाव लेकर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी नोटबंदी की नीति भी सार्थक सिद्ध होगी। चंद्रमोहन जी, अब जरा देखिए कैसे नकली करेंसी मार्केट में आ रही है, हमने पैकेज भी दिखाया, और इसके अलावा जो टू साइड करप्शन है वो अब भी जारी है दो लोगों के बीच में, उस पर कैसे आप रोक लगाएंगे, सवाल ये भी उठता है। 2000 का जो नोट लेकर आए उससे करप्शन और हो रहा है। लोग अब भी जो काला धन सफ़ेद कर रहे हैं वो कैश में ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को कैसे पकड़ेंगे आप, और कैसे विभाग पकड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी जो एजेंसीज वो करेंगी? देखिए, इतने बड़े देश में हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उस पर पूरी तरीके से हमारा ये कमिटमेंट है कि हम इस पर जीरो टॉलरेंस के लागू करें। आप देखो, मैंने आपको संबल का बताया कि 7000 खाते को तुरंत ब्लॉक किया गया। ऐसे ही एटा में घटना हुई है कि 3.5 करोड़ एक जनधन खाते में जमा हुए। तो जो लोग भी कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उसमें कार्रवाई हो रही है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, उस पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके कारण असुविधा हो रही है लोगों को। हम असुविधा जिनको हो रही है उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे, कल मैं यहाँ मुरादाबाद में, चलिए आपने ये बात मानी कम से कम कि असुविधा हो रही है, पहले आप इस बात से इनकार हो रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। असुविधा हो रही है, लेकिन
भारत के जो नागरिक हैं वो भारतीयता के लिए कोई भी असुविधा, कोई भी कष्ट सहने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ नागरिकों का एक मत है कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। तो यहाँ ये भाव है हमारा भारत का, हम भारतीयता के लिए हैं। आज भ्रष्टाचार भारत में एक बड़ी समस्या बना है, उस भ्रष्टाचार के समाधान में मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जिसने एकदम और तीव्र कदम उठाए हैं। और ये जो जहाँ तक नियमों में बदलाव की बात है, ये पॉजिटिव है। आज आप जनता के, कल मोदी जी आ रहे हैं, मुरादाबाद में पब्लिक मीटिंग है उनकी, आप देखेंगे कि ये बंद करने के बाद में, सर्जिकल 2 करने के बाद में मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। वो आगरा आए, कुशीनगर आए। तो करप्शन की प्रॉब्लम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है, बाकी राज्यों में भी है। इसको फिर हम पॉलिटिकल ना करें, चुनाव से जोड़कर ना देखें। हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं देश के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब नेशनलिटी की बात होती है, जब राष्ट्रीयता की बात होती है, तो फिर राज्यों की बात नहीं करनी चाहिए उस वक्त। नहीं, आप ऐसे मत कहिए। राज्य और राष्ट्र का संबंध मुझे मत समझाइए जी। गांव देखिए, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, समाज से प्रदेश, प्रदेश से राज्य, सब इकाई है। फिर तो जनता ये भी देख रही कि चुनाव भी 4 राज्यों में है, तो उन राज्यों पर भी ज्यादा फोकस है। खैर, अभी हुआ है ना गुजरात का, कीर्तिनिधि पांडे जी, महाराष्ट्र का चुनाव, कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या बॉडीज के चुनाव हुए ना, क्या इससे कालाधन रुक जाएगा? रुक रहा है। आप उनसे पूछो जिनके पास काला धन है, वो रो रहे हैं। एक कह रहा है भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, एक कह रहा है बदिया बैठ गई है। आप आज समाजवादी पार्टी के लोग जो चीखकार कर रहे हैं, जो भारत बंद का आह्वान कर रहे थे, प्रदेश की जनता ने उनको दिखा दिया है ना कि भारत बंद का मतलब क्या है। प्रदेश और देश की जनता ने भारत बंद का आईना दिखा दिया है। क्या कर रहे हो? अरे लूटबंदी करो, कानून व्यवस्था सुधारो, यहाँ हत्याएं हो रही है प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने ऑफर दिया, कहा 50-50 किया जाए, इससे करप्शन रुकेगा। पूरी कड़ाई के साथ, पूरी निश्चयता के साथ क्यों नहीं उसको रोकने का प्रयास किया लोगों को? देश के प्रधानमंत्री। चलिए, खैर, अगर वाकई में देश हित में ये फैसला लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की राजनीति है देश के अंदर बॉर्डर पे, जहां तो दुर्भाग्य बड़े मात्रा में 2-2 हजार की नोटें पकड़ी जा रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये आखिरी कदम नहीं हो सकता काले धन से लड़ने के खिलाफ, खासकर तब जब ऐसे लोग सरकार से 10 कदम आगे चल रहे हैं। एपी तिवारी जी, आपकी नजर में और क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि काले धन पर रोक लगे? कुछ ऐसे आइडियाज जो सरकार तक पहुंचे? जी सूरज जी, जो काले धन और काले कारोबारों में लगे हुए हैं उनके साथ कठोरता से सामने आना पड़ेगा, उनको कठोर दंड दिया जाए। और एक बात मैं बार बार रखता रहा हूं कि आयकर के स्थान पर व्यय कर लगा दिया जाए। व्यय कर प्रगतिशील हो, गरीबों पर, सामान्य वर्ग पर उसका भार कम पड़े, और जिस तरह खर्च ज्यादा हो उसी अनुपात में कर का भार भी बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि कर की एक अंतर ग्रंथित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इवॉल्व करना होगा, और ये यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर काले धन पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन एक मूल समस्या ये है कि बावजूद इसके कि सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल भी है, लेकिन काले कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे जाली नोट छापने की जो बात है आप दृष्टांत में दे रहे हैं, ये प्रश्न नैतिक आचरण का है। एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार देश के नागरिकों को राष्ट्रीय भावना का पाठ पढ़ाया जाए, उनमें राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो, उनमें मूल रूप में नैतिकता का भाव आए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1776 में एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस लिखते हैं, लेकिन उसके पहले 1759 में द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। एपी तिवारी जी, एक बात ये निकल कर आ रही है सामने, वो ये है कि आप आय के बजाय व्यय कर लगाइए, जो ज्यादा खर्च करेगा वो ज्यादा टैक्स देगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन क्या इससे जो करेंसी सर्कुलेट करने की प्रॉब्लम रही है, जिसको सरकार भी उठा रही है, वो सॉल्व हो जाएगी? वो इसका समाधान हो जाएगा इससे? देखिए, जब कर का भार पड़ेगा करदाता पर, अर्थात वो आय जो अभी तक कर की गिरफ्त से बाहर है और उस पर कर लगेगा, तो स्वाभाविक रूप में काले धन का सृजन कम हो जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही।